बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसा कि आपको पता ही है, आपके प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं जिसमें हम आपको MPPT या आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सभी प्रैक्टिस टेस्ट हम आपको करा रहे हैं। बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम वह क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और MPPT के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल सके। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको आपको पता है 150 प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं। उससे आगे हम बढ़ेंगे, 151-52 से आगे प्रश्न हम आपको कराएंगे। चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे बच्चों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ये ज़रूर बताना है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इससे आपको ही पता चलेगा और हमें भी इस चीज़ का पता चल जाएगा। चलिए अब वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका 151वां प्रश्न और प्रश्न है आपका बच्चों, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी हाँ बच्चों, निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 CFC3 और नंबर 4 O3 यानी ओजोन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी हाँ बच्चों, आंसर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CH4 यानी मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O3 यानी ओजोन। तो आपको बताइए आंसर आपका क्या सही होगा। बिल्कुल आपको आंसर सही देना। और बच्चों आंसर सही है आपका O3, ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर किसी को डाउट होता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 152वां प्रश्न बच्चों, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। मुर्गी से, गाय से, भैंस से या बकरी से। रानीखेत बीमारी जिसको न्यूकैसल्स नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज 1928 में हुई। ये आपको पता होगा। रानीखेत बीमारी की खोज कब हुई? 1928 में हुई। कहाँ पर हुई थी? रानीखेत उत्तराखंड में हुई थी। और ये संबंधित किससे है? ध्यान रखें, मुर्गी से ये संबंधित है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, निम्न में से डॉली नामक प्रथम क्लोन किसका था। डॉली क्लोन जो था वो किसका था, ये आपको बताना है बच्चों। बकरी का, गाय का, भैंस का या भेड़ का। तो डॉली क्लोन जो बनाया गया था सबसे पहले बच्चों किससे बनाया गया था, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए बच्चों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित था आपका भेड़ से। ठीक है ना, भेड़ से एक क्लोन आपका प्राप्त किया गया था डॉली नामक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका 152वां, निम्न में से सब्जी विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से सब्जी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। LH बेली को, KA नाइट को, जॉन लेडे को या KL चड्ढा को। तो ध्यान रखें बच्चों, जो आपके LH बेली हैं इनको सब्जी विज्ञान का पिता और फल विज्ञान के पिता KL चड्ढा को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। LH बेली आपके किसके पिता हैं? सब्जी विज्ञान के पिता हैं। और जबकि आपके फल विज्ञान के पिता कौन है? ये आपके KL चड्ढा साहब हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका 155वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से नर्सरी की प्रमुख बीमारी है। नर्सरी में कौन सा रोग लगता है। डंपिंग ऑफ, उकटा, झुलसा या अकोची। तो बच्चों जो धान में ये रोग बता रहे हैं, नर्सरी में जो रोग लगता है आपका, ज़्यादातर वो रोग लगता है आपका कौन सा, ध्यान रखें, डंपिंग ऑफ। कौन सा लगता है आपका? जड़ गलन कहा जाता है हिंदी में। जड़ गलन रोग ज़्यादातर नर्सरी में लगता है। ये फफूंद से होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। वैसे जितने भी रोग हैं, उकटा, झुलसा, कोची, डंपिंग, ये सभी आपके फंगस के द्वारा होने वाले रोग हैं। अकोची नहीं है, H2SO4 के कमी के कारण लगता है मेरे हिसाब से। निम्न में से अनाजों की रानी किसे कहते हैं। निम्न में से अनाजों की रानी किसे कहा जाता है बच्चों। गेहूं को, मक्का को, जौ को या धान को। सब लोग जानते हैं अनाजों का राजा किसे कहते हैं, आपको पता ही होगा। अनाजों का राजा कहा जाता है गेहूं को और रानी किसे कहते हैं, रानी कहा जाता है आपकी मक्का को। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। आपको ही जवाब देना है सभी प्रश्नों के। चेती गुलाब,
चेती गुलाब राज्य में सर्वाधिक कहाँ होता है? मतलब ये आपका संबंधित है राजस्थान से। और चेती गुलाब जो होता है, मैं इसको आपका एमपीपीएटी में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जेट की तैयारी छात्र जो कर रहे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? ये सभी आपके राजस्थान से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, इनसे कोई ज़्यादा आपको लेना देना है नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बच्चों, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, एल्यूमिनियम की कमी से या मैग्नीज की कमी से होता है। जी हाँ, धान का खैरा रोग जो बच्चों होता है वो होता है आपका जिंक की कमी से। बहुत अच्छे। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है। 161 है बच्चों, निम्न में से टिक्का रोग किससे संबंधित है? गेहूं से, चना से, मूंगफली से या सोयाबीन से? आपको बताना है टिक्का डिजीज किससे रिलेटेड है? गेहूं, चना, मूंगफली या सोयाबीन? तो जी हाँ बच्चों, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए और आंसर है आपका एकदम सही। जी हाँ बच्चों, आप बहुत अच्छा जवाब दे पा रहे हो। मूंगफली किससे है? मूंगफली या ग्राउंड नट से ये संबंधित है। हैन एंड चिकन रोग किससे संबंधित है बच्चों? अंगूर से, बेल से, केला से, आम से? ध्यान रखें, हैन एंड चिकन रोग किससे संबंधित है? अंगूर, बेल, केला, आम। तो बच्चों आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए और आपका आंसर एकदम सही है। जी हाँ, हैन एंड चिकन रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका अंगूर से संबंधित है और ये कैल्शियम की आपकी कमी से लगता है। ध्यान रखें आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं आम की आम्रपाली की रो टू रो और प्लांट टू प्लांट आपकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 10 × 10 मीटर, 5 × 5 मीटर, 3 × 3 मीटर या 2.5 × 2.5 मीटर? तो आम की आम्रपाली एक ऐसी वैरायटी है जो कि ड्वार्फ वैरायटी है। ध्यान रखें, कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी है। इसके लिए बहुत कम यानी डिस्टेंस की अवस्था पड़ती है और डिस्टेंस विशेष याद रखना 2.5 × 2.5। और जनरल अगर कोई वैरायटी हो तो उसके लिए आम्रपाली के अलावा आम की कोई जनरल वैरायटी है तो उसके लिए चाहिए 10 × 10। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुणा किसकी किस्म है बच्चों? मैं आपको कल भी बताया था, अरुणा सरसों की, चना की, सोयाबीन, अरंडी। तो याद रखें, अरुणा आपकी सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है और अरुणा किसकी वैरायटी है? अरंडी की। ठीक है, विशेष याद रखें, आ से या जोड़ देना तो अरुणा किसकी किस्म हो जाएगी? अरंडी की। देखो इससे नीचे ही आ गया बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने वाला प्रश्न, वरुणा किसकी किस्म है? ये भी मैंने शायद कल आपको डिस्कस में बताया था। वरुणा अगर पूछे तो आपको किसका जवाब देना है? मूंगफली, कुसुम, सरसों या अरंडी? तो बच्चों वरुणा किसकी किस्म है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से, विशेष याद रखें आप लोग इनको। वरुणा किसकी किस्म है आप लोग बताइए। जी हाँ बच्चों, अगर आपने वीडियो लास्ट देखा होगा तो आपको अच्छी तरह पता होगा, वरुणा सरसों की किस्म है। ठीक है, बढ़ते हैं वो लोग आगे। पपीते में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है बताइए बच्चों? बीज द्वारा होता है, आपका कलम द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है या तने द्वारा? तो बच्चों पपीता एक ऐसा फल होता है जिसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रोपेगेशन जिसका होता है आपका, वो होता है आपके बाई सीड द्वारा। किसके द्वारा होता है? बाई सीड। ठीक है ना, पपीते का प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों, फूल गोभी के फल को क्या कहते हैं? फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है, कर्ड बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है या सिलिकुआ कहा जाता है? तो बच्चों फूल गोभी के फल को, फल की बात कर रहे हैं ये लोग, तो फूल गोभी के फल को क्या कहते हैं बच्चों? हेड, कर्ड, कैप्सूल या सिलिकुआ? तो याद रखें, इसका जो मेन ऊपर का जो पार्ट्स होता है ना, अगर भाग की बात करें तो फूल गोभी के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो खाने वाला जो भाग होता है ना उसको बोला जाता है हेड, जबकि आपके फूल गोभी के फल को क्या कहते हैं? ध्यान रखना आप, खाने वाले भाग को तो कर्ड कहा जाता है आई थिंक, और आई थिंक नहीं, सही है, कर्ड कहा जाता है, जबकि फूलगोभी के फल को कहते हैं सिलिकुआ। ये ध्यान रखें आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्रूसीफेरी कुल में आती है और क्रूसीफेरी कुल के सभी फल को सिलिकुआ कहा जाता है। ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी जब मूली को क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेब किसकी उन्नत किस्म है? सेब एक वैरायटी है जो कि किसकी महत्वपूर्ण है? संतरा की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। संतरा की, अमरूद की, बेर की या नाशपाती की? तो बच्चों सेब जो वैरायटी है वो आपकी बेर की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। किसकी? ध्यान रखें, बेर की सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है। कौन सी? सेब। विशेष याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना।
अगर पूछ लेता है कि एप्पल किसकी है तो एप्पल अमरूद की है, ये ध्यान रखें आप लोग। एप्पल किसकी वैरायटी, अमरूद की, जबकि सेब किसकी वैरायटी है, बेर की। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ आपको पढ़ते जाना है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक लोहा पाया जाता है बच्चों, निम्न में से किसमें सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, करौंदा में, पालक में, नींबू में, या कोई नहीं। तो बच्चों हाईएस्ट आयरन जो पाया जाता है आपका वो किस में पाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत आंसर आपको देना है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। और आपका आंसर सही है आपका करौंदा, ठीक है। करौंदा के बाद नंबर आता है खजूर का, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं फल एवं सब्जी परिरक्षण, फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का बच्चों याद रखें, पहला तो आपका चाइना का है, दूसरा इसका स्थान है इंडिया का। इंडिया का कौन सा नंबर आता है, सेकंड नंबर आता है फल एवं सब्जी उत्पादन में, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से केचप तैयार किया जाता है, केचप किससे बनाया जाता है, अमरूद से, टमाटर से, बेर से, या पपीता से। तो बच्चों केचप जो तैयार किया जाता है वो किससे बनाया जाता है, आपको अच्छी तरह पता होगा। केचप बनाया जाता है और केचप टमाटर से बनाया जाता है, और उसका TSS जरूर याद रखना, टोटल सोलूबल सॉलिड 28% होता है। कितना होता है, 28%, क्योंकि सॉस का 25% होता है, तो याद रखें केचप का 28% होता है TSS। आम की आम्रपाली किस्म का संग्रहण है, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आम की आम्रपाली जो वैरायटी है किसका संकरण है, क्रॉस किसका है, नीलम इंटू दशहरी का, दशहरी इंटू नीलम का, नीलम इंटू अल्फांसो का, या तोतापरी इंटू केसर का। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, आम्रपाली किसका संकरण है, क्रॉस है, तो आपको देना है आंसर, बताइए बच्चों किसका है, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, और आंसर आपका एकदम सही होगा बच्चों, इसका आंसर सही है, ध्यान रखें। ये ऐसे आप इसको ट्रिक बनाएं, मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको सही रखने की। देखिए दशहरी इंटू नीलम बराबर क्या होगा आपका, DNA, तो याद रखें आप लोग DNA, इसका आंसर सही होगा DNA, क्योंकि DN और A, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आम की सबसे मीठी किस्म, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, अल्फांसो, चौसा, लंगड़ा, या सभी। तो बच्चों आम की सबसे मीठी बात कर रहे हैं, तो आम की सबसे मीठी जो किस्म है वो है आपकी चौसा। चौसा से मीठी किस्म कोई सी नहीं होती है, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में सबसे प्रथम परीक्षण, ये परीक्षण की बात कर रहे हैं, परिरक्षण होना चाहिए मेरे हिसाब से। परिरक्षण जो प्रयोगशाला है वो सबसे पहले कहाँ पर आपकी स्थापित की गई, 1920 दिल्ली में, 1920 जयपुर में, 1920 मुंबई में, या 1920 कलकत्ता में। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला जिसमें हम फ्रूट एंड प्रिजर्व जो करते थे, सबसे पहले जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो कहाँ पर गई थी, वो ध्यान रखें आप लोग, ये 1920 कलकत्ता में इसको स्थापित कर दिया गया था। उत्पत्ति स्थान कहाँ है आम का, आम का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, चाइना, अफगानिस्तान, या भारत है। तो बच्चों सब लोग जानते हैं, इस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत का जो उत्पत्ति स्थान है, देखो इसमें भारत दे रखा है तो आंसर भारत होगा, अगर इसमें दे रखा होता इंडो बर्मा, क्या दे रखा होता, इंडो बर्मा, तो इंडो बर्मा भी इसका आंसर सही हो जाता। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, या आपका पंजाब में। तो बच्चों बताइए भारत में सर्वाधिक आम का प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो हाईएस्ट आपका जो मैंगो प्रोडक्शन होता है आपको बताना है कहाँ पर होता है। तो जी हाँ, एकदम इसका आंसर सही होगा, और आंसर सही होगा इसका यूपी में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद मूसली किस कुल से संबंधित है। सफ़ेद मूसली जो होती है आपकी इस कुल से संबंधित है, आपको पता होगा इसका बॉटनिकल नेम क्लोरोफाइटम बोरबेलियनम होता है, और ये आपका कुल कौन सा है आपको बताना है, एनाकार्डेसी, लिलेसी, अम्बेलिफेरी, या सभी। तो बच्चों एनाकार्डेसी तो आपका किसका है, आम का है और काजू का है। अम्बेलिफेरी आपका गाजर का है, हाँ, और बाकी लिलेसी बचा तो लिलेसी आपका सफ़ेद मूसली का कुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, जापान, चीन, या भारत। तो आपको बताना है सफ़ेद मूसली का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, अफ्रीका, जापान, चीन, या भारत। बच्चों आंसर एकदम सही होना चाहिए, सफ़ेद मूसली का आंसर आपका क्या होगा, उत्पत्ति स्थान, ये आपको बताना है।
ध्यान रखें, सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान है आपका, जी हाँ, कहाँ पर है? अफ्रीका। कहाँ पर है? अफ्रीका। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है बच्चों? अश्वगंधा जो है आपका, ये आपकी औषधि वाली फसलें हैं। चीन, जापान, मध्य एशिया या उत्तर प्रदेश, मध्य भारत। तो अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ध्यान रखें बच्चों, अश्वगंधा का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका मध्य एशिया। ठीक है, याद रहे आपको। ये आपका राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको ज़्यादा आप ध्यान न करें। माल्टा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? माल्टा का उत्पत्ति स्थान चाइना, भारत, जापान या अफ्रीका। माल्टा का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। आंसर सही होगा आपका बच्चों। आंसर क्या सही होगा? ध्यान रखें, चाइना। माल्टा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? चाइना। बात करते हैं हम लोग आगे, रतन जोत का औषधीय महत्व वाला भाग कौन सा है? बीज, जड़, पत्तियां या तना। तो रतन जोत का जो औषधीय वाला भाग है वो है आपका सीड। याद रखें, बेर के पौधे लगाने हेतु गड्ढों का आकार रखा जाता है 1x1 मीटर, 2x2 मीटर, 3x3 मीटर और 4x4 मीटर। तो ध्यान रखें, बेर के पौधे लगाने के लिए गड्ढों का आकार जो रखा जाता है वो रखा जाता है आपका 1x1 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, ज्वार, बाजरा, तिल, चावल व सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? ये अभी बात की थी हमने। ज्वार, बाजरा, तिल, चावल व सफ़ेद मूसली का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका अफ्रीका। ये ध्यान रखें आप लोग, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको है नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपको 186वां प्रश्न है, निम्न में से दोहरे डबल पर्पस पालने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? गिर, नागौरी, थारपारकर और अमृतमहल। बच्चों, निम्न में से दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? आपको इसमें जवाब देना है। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा जा सके। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर सही होगा आपका थारपारकर। ये बहुत ही आपके डबल पर्पज की सबसे बेस्ट वेराइटी है, ध्यान रखें आप लोग, बेस्ट ब्रीड है आपकी गाय की। निम्न में से साइलेज तैयार हो जाती है 4 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 12 सप्ताह में या 16 सप्ताह में। आपको याद होगा कि 2 से 3 महीने में ये बनकर तैयार हो जाती है। और 2 से 3 महीने में कितने सप्ताह होते हैं आपको पता होगा? लगभग आपके 8 सप्ताह में आप लोग इसका आंसर सही माना जाएगा। 2 महीने में 60 दिन में बनकर ये तैयार हो जाती है। याद रखें, 8 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाई जाती है? साहिवाल, गिर, जर्सी या नागौरी। तो बच्चों, गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज? ध्यान रखें, जर्सी के दूध में 5.5 लगभग 5.5% तक आपकी क्या पाई जाती है? वसा पाई। इससे ज़्यादा किसी भी विदेशी नस्ल में, देसी की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी नस्ल में किसी में भी आपका फैट परसेंटेज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो नंबर 1 होल्स्टीन फ्रिजियन, दूसरा है फ्रिजियन या फ्रिजवाल, तीसरा है नागौरी और चौथी है जर्सी। सबसे कम फैट परसेंटेज पाया जाता है बच्चों, याद रखें आप लोग, होल्स्टीन फ्रिजियन। ये दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, लेकिन सबसे कम फैट आपका इसमें होल्स्टीन फ्रिजियन में पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, किस नस्ल के सींग दरांती के समान होते हैं? मुर्रा के, सूरती के, नागौरी के या जर्सी के। तो बच्चों, सींग जो दरांती के जैसे होते हैं वो होते हैं आपके किसके? सूरती के। सूरती नस्ल के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? दरांती के। दरांती होते हैं ना जो गेहूं काटने की आपकी, उस प्रकार के इसके सींग होते हैं। नेक्स्ट बताना है आपको, ऊंट की किस नस्ल में आंख, कान व गले पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं? जैसलमेरी, बीकानेरी या मेवाड़ी या सभी। तो बच्चों, ऊंट की जो नस्ल है जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, आपको बताना है कि कान, गले पर लंबे लंबे बाल किस में पाए जाते हैं? तो बच्चों, आंसर सही होगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बीकानेरी। बीकानेरी एक ऊंट की नस्ल होती है, इसकी आंख, कान व गले पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, निम्न में से कौन सी पशु की संख्या राजस्थान में सबसे कम? राजस्थान की बात कर रहे हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए, राजस्थान का जो भी प्रश्न है वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये बात कर रहे हैं कि सबसे कम संख्या किसकी है, तो आप सब जानते हैं कि सबसे जो कम संख्या है वो आपकी पाई जाती है किसकी? ध्यान रखें और बता ही देता हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर सबसे कम संख्या गाय की है, ऊँट, भैंस, बकरी वहाँ पर काफ़ी हैं। सेकेंड नंबर पर आपका भैंस में नंबर आता है आपका, देखिए ऊँट फर्स्ट पर आता है राजस्थान में, बकरी फर्स्ट पर आती है और भैंस आपकी सेकंड पर आती है। तो गाय का आपका तीसरा चौथा नंबर आता है, इसलिए याद रखें राजस्थान में सबसे कम है 19वीं पशु जनगणना के अनुसार।
193 प्रश्न, इनमें से बकरी की ऊन वाली नस्ल कौन सी है? ऊन वाली नस्ल की बात कर रहे हैं और बकरी की बात कर रहे हैं। सिरोही, बीटल, पश्मीना या चोकला। तो आपको बताना है बच्चों निम्न में से बकरी की ऊन वाली नस्ल कौन सी है। ध्यान रखें पश्मीना, जो कि कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। ध्यान रखें। और एक चेंगू बकरी, चेंगू और आपकी दूसरी कौन सी होती है? कश्मीरी बकरी, इनसे आपकी पश्मीना प्राप्त होती है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किसमें होती हैं? तो इसको छोड़िए आप, प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों, पशु बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1974, 1976, 1978 या 1980। आपको बताना है पशु बीमा योजना कब प्रारंभ हुई है। ध्यान रखें पशु बीमा जो स्टार्ट हुई है बच्चों वो हुई है 1974 में। कब हुई पशु बीमा योजना प्रारंभ? कब हुई? 1974 में। आगे आपको जवाब देना है बच्चों, भारतीय नस्लों में सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? गिर, कॉकरेज, साहिवाल या सभी। तो बच्चों भारतीय नस्लों में सबसे भारी जो नस्ल है वो है आपकी कॉकरेज। ठीक है। नेक्स्ट आपको जवाब देना है बच्चों, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, करनाल, नागपुर, भोपाल। तो बच्चों केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखें ये आपका स्थित है करनाल, हरियाणा में है। बात करते हैं हम लोग आगे। 200 प्रश्न है। अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा, पाइराइट के द्वारा, एक बार दो दोनों या चूना से। तो याद रखें आपका अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका चूना। चूना से हम इसको सुधारते हैं। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, एमाइड के रूप में, एमीन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें बच्चों यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है आपको बताना है किस में पाई जाती है। जी हाँ, एमाइड के रूप में ये पाई जाती है। बहुत अच्छे बच्चों, आगे एक दो प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं और बाकी कल बात करेंगे हम लोग। सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बों पर चेतावनी अंकित होती है। लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, हरे रंग। सबको पता है सर्वाधिक जहरीले रसायनों के डिब्बों पर आपका एक चिन्ह लगा रहता है जिसका नाम है लाल कलर का। कैसे कलर का? लाल कलर का। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सी भैंस की नस्ल का दूध काल सबसे ज्यादा लंबा होता है? मुर्रा, महसाना, भदावरी। तो बच्चों आपको बताना है कौन सी भैंस की नस्ल का दूध काल सबसे लंबा होता है। तो याद रखें आपकी जो मुर्रा नस्ल होती है इसका दूध काल सबसे लंबा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे और प्रश्नों की बात करेंगे बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कितने प्रश्न आपने कंप्लीट करवाए ये आप लोग जरूर बताएं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई हो, कोई प्रश्न गलत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप पे भी आप उसका आंसर देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको पता ही है 7224002628। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।